जैन सर। जय हिंद सर। सर जी राम राम। राम राम सर जी, राम राम। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर। सर कितना बन रहा है आपका, दिनेश सर, स्कोर? तो सर अब क्या ही बताएं, स्कोर मैंने को खास ज्यादा ध्यान दिया नहीं। आप के सोल्यूशन कुछ अलग हैं, कुछ जयवीर सर के अलग हैं, और सर एक वो तो चलता है सर, हमारे बीच में तो वो तो मतभेद चलता रहता है। अच्छा, वो प्रदीप सर ने कोई शेयर किया था वो अलग है। मतलब सर अभी क्या है, सबका अपना अपना एक टेंटेटिव आइडिया है। जी जी, मतलब लगभग सर यही इनका ही घूम रहे हैं, मतलब आप कह लो 55-60 के बीच में। अच्छा। जी जी, ज्यादा नहीं आ रहे। कुछ गलतियां कर दी, ऐसी सिली मिस्टेक्स। ठीक है सर, हाँ। चलेगा, चलता है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, बहुत मुझे ना अभी बहुत बैड फील हो रहा है। ये हमारा पार्ट बी था ना, उसमें मेरे से ना मिस्टेक हुए, एक दो तीन मिस्टेक हुए। अच्छा। तो मुझे ना 70 तक का था। जब मैंने पेपर दिया ना, कवर किया, हम्म। तो लग रहा था मैं 70 तक जाएगी। अच्छा था हम्म। पेपर सर, जैसे देखा हम्म। तो मेरा ना बी में थोड़ा ना, पता नहीं क्यों, डी जब आंसर आ रहा था ना, तो मेरे गलती से एक चला गया है सबके। अच्छा। हाँ, पता नहीं माइंड में क्या चल रहा था तब। डी होता आंसर है, को होता सब। है। नहीं नहीं सर, बहुत कल कल से बहुत बैड फीलिंग हो रहा है। अभी मेरा 62 जा रहा है। मुझे हाँ। 70 तक मुझे लगा था इस बार अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है। 62 जा रहा है तो भी अच्छा है। एक दो नंबर तो ऊपर मिल ही जाएंगे मुझे लगता है। बस हो गया। क्यों सर, मिलेंगे ना हाँ एक दो हाँ, ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। वैसे तो मैंने तो ये आपके अदित सर है ना, अ, वो स्कोर से किया है, तो वो करेक्ट है। वैसे तो 64 जेवी सर से है, लेकिन मैंने वो 62 ही पकड़ा है। मैम, यही हाँ एवरेज जा रहा है इस बार सबका। हाँ, 60 का ही मैं तो 60 पकड़ के चल। लेकिन लग रहा था कि थोड़ा ब्रेन एक्टिव होता तो 70 जा रही थी मैं। कोई बी बात में मैं नहीं।
तीन मैं भी मिस्टेक हो 72 गई लगा के और बैठा था। साइंटिफिक एडवाइजर का नहीं, नॉट नहीं देखा, वो तो सही था। ओ, अच्छा। फाइव 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 और 7 ऐसे ही चले गए मार्क। हम्म। होता है मैम, होता है। सेंटेंसेस में 2 बार नेगेशन दिया हुआ था, मतलब कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस में। बेरट किस किस ने पढ़ा था? मैंने पढ़ा था सर। हम्म। चलो, जो वो तो देखो मैम, फाइनल रिजल्ट पे पता चलेगा, इतना मत सोचो। 60, अगर 65 आ नहीं रहा है तो आप अबव एवरेज, मतलब जो फाइल सबका एवरेज आ रहा है उससे आप ऊपर ही हो। इतना मत सोचो अभी। ऐसा नहीं होगा। सर, सेकंड में कैसे पकड़ेंगे अभी सर वो 20 मार्क का? मैम 135। यही तो वन मैं पी ये फाइव इसीलिए तो एक चीज बोलता था कि ऑन फीट सोचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज के लिए। चलो एक काम करते हैं। हम्म। ड्राफ्टिंग से शुरू करते हैं। हाँ, ये ड्राफ्टिंग भी है। चलो, अब आप एक काम करो, सभी लोग 5-5 मिनट लो। आपको पता है 135 रूल क्या है? सबको पता है? 135 रूल किसी को नहीं पता है? सर, 1 पेज वन 5 मिनट पेज थ्री 3 मार्क। मार्क्स 5 मिनट्स। बिल्कुल। इस रूल के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स की ड्राफ्टिंग को आप कितना समय और कैसे स्ट्रक्चर दोगे? हमने 30 मार्क्स की ड्राफ्टिंग 30 मिनट, 10 पेज 45 मिनट्स। और 50 मिनट्स का कैलकुलेशन लेके रखा है। हाँ, 50। अब आप सभी लोग ये एनालिसिस करके मुझे बताओ, सभी लोग 5-10 10 मिनट लो पेपर पे। कितना पेज दोगे, कैसे उसको स्ट्रक्चर करोगे, कहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेंशन आएगा, कितना बैकग्राउंड आएगा, ऑब्जेक्टिव की क्या लेंथ होनी चाहिए, समरी कितना, डिटेल डिस्क्रिप्शन कितना, कैसे 20 मार्क्स में उसको कैसे जस्टिफाई करोगे 135 पे? करो। 10 मिनट। 10 मिनट भी वैसे बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं। 2 मिनट में ये काम होना चाहिए, 2 मिनट में। 7 पेजेस पे रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट पेज तो स्टैंडर्ड है। हाँ। सेकंड पेज पे फील्ड ऑफ इन्वेंशन और बैकग्राउंड। नेक्स्ट पेज पे हाफ पेज पे ऑब्जेक्टिव, हाफ पे समरी। हम्म। नेक्स्ट पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे फिगर्स का, हम्म। और उसके हिसाब से कंटिन्यू करते हुए फुल डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पेज हाफ तक अगर टाइम है फिनिश करने के लिए, 2 पेज, तो ये मेरा प्रॉपर पहुंच जाएगा 1 2 3 4 5। 5th पेज तक। हम्म। छठे पेज पे क्लेम्स, हम्म। 7वें पे एब्स्ट्रैक्ट एंड। बस हो गया, क्योंकि उसने कोई जस्टिफिकेशन तो मांगा नहीं था इस बार। टू नहीं, गलती यही कर इंडिपेंडेंट। दी ना कि 10 पेज की ड्राफ्टिंग कर दी है, 3 पेज बचा लेते उस वक्त तो टाइम बच जाता। और पेपर छूटा होगा इसमें आपका। 15 नंबर का छूटा है मेरा। अब आप समझे टाइम मैनेजमेंट 135 पे मैं क्यों फोकस करवाता था। लेकिन इसमें सर, सर ये इसमें जो है रूल भी लिखने थे ना? विद द प्रोविजंस ऑफ द पेटेंट एंड नहीं, रूल्स कहाँ लिखने थे? क्लेम्स in line with the provisions of patent acts and rules made therein। पेटेंट एक्ट और पेटेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्लेम्स ड्राफ्ट करने हैं। टू इंडिपेंडेंट, टू डिपेंडेंट, ईच हैविंग टू। तो सर देखो यहाँ पर छह ना, क्लेम लिखना था इसमें ना। आपके 6 क्लेम जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये मैं तो हाँ 2 पेज सर, लिखता 6 इसमें। क्लेम तो लिखे हैं हमने। तो क्लेम्स के जाएंगे 2 पेज। हाँ, 2 पेज बात करेक्ट। हाँ, 2 पेज चले गए। हो जाए। ठीक है। अब दो एब्स्ट्रैक्ट पेज का यहाँ एक। जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट का एक पेज एक्स्ट्रा हो गया हाँ, यहाँ पे। हाँ, अब 3 तो कहाँ से यही हो गए। काटोगे? कहाँ से काटोगे? भाई डिटेल को एक पेज का पहुंचाओ ना, 1.5 पेज की जगह। एक ही लिखा है। बस 7 पेज का जस्टिफाइड है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो 8 हो भी गए, कोई बहुत बड़ी वो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल लेकिन तलवार। ड्राइंग शीट के लिए एक जाता ही है ना सर, उसमें तो क्या लिखना पड़ता है?
मैडम ड्राइंग शीट मांगी ही नहीं, उसने स्पेसिफिकेशन मांगी है। हाँ वो तो लिखा है पूरा। बस ड्राइंग शीट जब मांगा ही नहीं स्पेशली तो क्यों बना रहे हो? लेकिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आता है ना, इसलिए सर। कोई बात नहीं। क्योंकि वो पार्ट है ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का पार्ट होता है बट काउंट थोड़ी होगा उसमें वो। हम्म। देखते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का पार्ट होता है एज पर रूल 15। 15। बट बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ बनाना थोड़ी है उसको। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर, हाँ। जब पहले 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स में ड्राइंग के बारे में नहीं लिखते थे, नहीं पूछते थे, तो क्या हम बनाते थे? नहीं। बस। भाई 6 क्लेम मांग रहा है वो 20 मार्क्स में, तो इससे ज्यादा क्या दोगे उसको पूरी ड्राफ्टिंग के साथ साथ? एक्स्ट्रा चला गया सर मग एक। देखो कैलकुलेशन है वो। ये हाँ। सब कैलकुलेशन करने में आपको 1 मिनट लगना चाहिए, हार्डली 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। द मोर वन claims, the more one must enable. US Supreme Court in Amgen Incorporate versus Sanofi emphasizing the enablement requirement. The more one claims, the more one must enable. अच्छा. In view of the above statement, explain the principle of enablement as enshrined in the Patents Act and its role in balancing inventors' protection vis-a-vis public interest. Also write down the relevant sections for requirement of sufficient disclosure and the possible consequences of non-compliance with the above requirement under various provision of the Patents Act. ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे जो मैं समझ पाया, अगर कोई 1 मिनट में बताना चाहे कि क्या मतलब हुआ इसका, क्वेश्चन में क्या डिमांड हुई है, कोई कुछ कहना चाहेगा? सर यही है कि एक तो डिस्क्लोजर, सफिशिएंट डिस्क्लोजर वाला जो एस्पेक्ट है वो पूछा है कि भैया उसका क्या ये है, प्रोटेक्शन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, जो क्विड प्रो क्वो जो वाला फंडा है उधर। हम्म। हाँ, उसके बारे में, एंड देन अगर वो नहीं किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इट्स रोल, explain the principle of enablement as enshrined in the Patents Act. Principle of enablement. वो था ना सर कि अगर आपको पेटेंट राइट्स मिलेगा जब तक आप उसको फुली डिस्क्लोज करोगे फॉर द पब्लिक टू बी एबल टू बिल्कुल। कंप्लीटली। आपको दूसरों को एनेबल करना है। हाँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस। सही डिकोड किया सर आपने कि जो इन्वेंटर है उसको क्विड प्रो क्यो, जो आपने वर्ड यूज किया, एक हाथ दे एक हाथ ले, कि भाई आप अपने इन्वेंशन के बारे में बताओ, हम आपको उसका पूरा अधिकार देंगे, राइट्स देंगे। तो यहाँ पर जो डिस्क्लोजर की बात है ना, वो पूछी गई है बहुत घुमा के। सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा सेक्शंस क्या क्या आएंगे सभी लोग चैट बॉक्स में डालें, कौन कौन से सेक्शंस आप यहाँ पे मेंशन करोगे, चैट बॉक्स में सभी लोग डालें। तो मैंने सेक्शन 10 का सारे पॉइंट्स उठा के डाल दिए थे इसमें। बस एंड मैं थोड़ा एंड एक तो सही है सर ये पॉइंट आपका, 10 4 64 एंड वन मोर, देर इज वन मोर जो ज्यादा मेन है, आई थिंक 64 से 53 43 है क्या? 25 एग्जैक्टली। हम्म। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ एनेबलमेंट एज एनश्राइंड मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको इन्वेंटर को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी इन्वेंटर प्रोटेक्शन के लिए आपको दूसरे को इनेबल करना है, आपको अपनी इन्वेंशन के बारे में दूसरे को पूरा बताना है, समझाना है।
मतलब फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्लोजर, जो उसने लिखा है ना, ऑल्सो राइट डाउन, ये जो पार्ट लिखा है उसने, ये ऑल्सो राइट डाउन द रेलेवेंट सेक्शन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट डिस्क्लोजर। रेलेवेंट सेक्शन जो है इसका वो तो वही है 10(4), बट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन कंप्लायंस विद द अबव रिक्वायरमेंट, अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा। 25 का ग्राउंड है क्लैरिटी, और 64 का भी ग्राउंड है फुल्ली एंड पर्टिकुलरली। तो ये दोनों इसके कंसिक्वेंसेज हैं। 10(4) में क्लैरिटी, फुल्ली एंड पर्टिकुलर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और आप डिस्क्राइब करोगे, आप दूसरों को इनेबल करोगे तो हम आपको राइट्स देंगे। ये है इसका आंसर 5 मार्क्स में। बाकी है इसमें, अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहे, कोई डिस्कशन है तो बताइए। सर वही लिखा ऐसा था कि क्लैरिटी होगी तो वो हाँ अपोजिशन आ जाएगा तो जी से, एच से, बिल्कुल। जी एच जी से, जी से हाँ आएगा, जी हाँ से आएगा, हाँ हाँ, जी जी जी। जी से आएगा, जी सी नहीं एच क्लैरिटी। एच से भी आएगा, एच से भी आएगा, मगर एच हम्म, आएगा 64 का। 64 हाँ सर, 64 शायद नहीं लिखा है, 25 लिखा था, बट ये मैंने एंड में कोई करा कोई था ना, बात तो मैंने नहीं। एज अ पैराग्राफ लिख डाला था, अलग अलग नहीं लिखा था शायद। चलेगा चलेगा। यहाँ पर यहाँ पर है ना रजत सर, अगर इसका सही तरीके से आंसर देना है ना, तो द मोर यू क्लेम द मोर यू नीड टू डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोज। बात पे ध्यान देना पड़ेगा। हम्म यानी आप एक क्लेम बनाइए, एक क्लेम में फीचर रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर एक ऐसे लिखिए नोट बनाकर कि मैंने डिस्क्लोजर में सिर्फ 4 या 5 फीचर को ही एक्सप्लेन किया है। तो क्या मुझे 10 फीचर पे क्लेम मिल सकता है? नहीं मतलब मिल आप सकता है। जितना क्लेम करोगे आपको सामने वाले को उतना एनेबल करना एक पड़ेगा। उतने ही फीचर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने डिस्क्लोजर में। ये इसकी मेन क्रक्स है। क्रक्स है। ये जो है ना, ये जो मोर स्टेटमेंट वाला है, उसको पहले हम्म जस्टिफाई करना है, फिर आप सेक्शन 10(4) जो बता रहे हैं वो, फिर देखो। आपने बताया 25 का जी, फिर आएगा 64 का एच, एंड एच। 64 के एच में भी अगर आप इतनी क्लैरिटी से बताते हो ना कि वहां पर लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि ऑर्डिनरी पर्सन स्किल इन द आर्ट इन इंडिया, वहां पर ऐसे बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है कि वो और हम्म कोई नहीं, इंडिया का एक पर्सन होना चाहिए स्किल इन द आर्ट वाला। और देखो, अगर फिर आपने आप दो, एक्सप्लेन अगर करते हो, तीन में से, मुझे ऐसा लगता है बढ़िया। सर, बाकी आप बताइएगा, उन तीन में से 10(4), 25, 64, अगर आपने 10 और 25 भी लिखे हैं सिर्फ, तो भी एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स तो बहुत गिरी से गिरी हालत में देगा वो, अगर आपने एक पेज भरा भी है। 64 चलो नहीं आया दिमाग में, नहीं लिखा, तो भी 3 मार्क्स मिलेंगे 5 में से। 4 4 मिलेंगे, 4। सर एक पेज पे कह रहा हूँ मैं। हाँ, ओके। 1.5 पेज अगर आप गए हो तो 4 मिल जाएंगे। 64 पे इतना ये एम्फेसाइज नहीं करेगा जितना 25 पे करेगा, क्योंकि 64 की कहानी शुरू होती है ग्रांट के बाद की, आपका 25 की एक शुरू हो जाती है फाइलिंग के बाद से। सभी का 1 मार्क कटेगा कहाँ पर, वो बताइए। सभी का 1 मार्क कटेगा कहाँ पर। ये जो हम्म। क्विड ऊपर का प्रो स्टेटमेंट है ना प्रो सर, मोर वन हाँ। क्लेम, मोर वन हम्म। मस्ट एनेबल, नहीं इसके साथ अगर आपने आंसर को कनेक्ट नहीं नहीं किया होगा ना। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं काटेगा। रिवोल्यूटर काटेगा जो उन्होंने केस स्टडी दी है ना, वो किसी को पता नहीं होगी कि कनेक्ट कैसे करना है इस केस स्टडी को, ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ कैसे कनेक्ट करना। तो मैं भी तो वही बोल रहा सर। नहीं, आपने बोला ऊपर का जो स्टेटमेंट है, द मोर यू क्लेम मोर यू नीड टू डिस्क्लोज, वो बात नहीं है, उसके नीचे केस स्टडी है। केस स्टडी, स्टेटमेंट से, हाँ। स्टेटमेंट से। नहीं, एक केस स्टडी है, फिर स्टेटमेंट है ना, एक केस स्टडी है पूरा। कौन सा है, वर्सिस समथिंग वर्सिस है, यूनाइटेड स्टेट वाला, वो कोलेस्ट्रॉल वाला केस है पूरा। उन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक बनाई थी कोलेस्ट्रॉल की, और कुछ कोलेस्ट्रॉल की एंटीबायोटिक्स, कुछ कुछ था एंटीबॉडीज, टोटल 26 एंटीबॉडीज थे, बट सभी को डिस्क्लोज नहीं किया था, और दूसरी कंपनी केस जीत गई है। वैसा कुछ है वो केस को, अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, वो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इसी वजह से वहां पर ये 1 मार्क्स इंडिया का तो केस ही कटेगा ही नहीं है ना कटेगा। सर ये। इंडिया में केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट, यूएस का सुप्रीम कोर्ट है सर। ओके।
तो इशू यूएस का सुप्रीम कोर्ट है लो, बट वो केस के बारे में अगर आपने कनेक्ट नहीं किया होगा ना, उसका 1 मार्क काटेगा। इंडिया का केस ही नहीं है ना सर वो। तब भी वो एक मुझे मार्क तो काटेगा सर। सर वो तो काटेगा ही काटेगा। आप ऐसी चीजों में आप 100% जस्टिफाइड मार्क्स आंसर को कैसे ही कर लोगे, क्योंकि ये ओपन स्टेटमेंट है सर, इनका स्कोप कोई डिफाइन तो है नहीं आंसर का। नहीं नहीं, मगर वो केस स्टडी से कनेक्शन बनना चाहिए था। अगर नहीं बना सके तो इवेल्युएटर के पास ये प्रिविलेज है 1 मार्क काटने का। लगता नहीं है सर मुझे। अच्छी बात। केस स्टडी का स्टेटमेंट जो है उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने के लिए है, बाकी मार्क्स तो पता नहीं क्यों काटे नहीं काटे। काट सकता है बाकी। बाकी अगर किसी ने ये स्टेटमेंट यूज भी किया होगा ना सर, मुझे ऐसा लगता है, अगर मान लो किसी ने ये केस स्टडी या ये स्टेटमेंट को आंसर में यूज नहीं किया है और किसी एक ने भी स्टेटमेंट में यूज कर लिया अपने आंसर में, तो वो मार्क्स ले जाएगा वहां से। वो तो है सर, फर्स्ट इंप्रेशन तो वहां से बनेगी भाई। क्लेम की ही बारे में बात करो, क्लेम से आगे बढ़ो। हम्म। चल, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, ये मुझसे किसने पूछा था क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ पेटेंट और डिजाइन, amendment of the patent application, specification and related documents are possible under circumstances and stages. State the relevant provisions under the Patents Act and rules along with their interplay, which collectively govern such amendments at various stages of patent application prosecution. ये कहने को क्वेश्चन अमेंडमेंट का लग रहा है सर, है नहीं लेकिन। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, अमेंडमेंट ऑफ द पेटेंट सर ये एप्लीकेशन। हमारा अमेंडमेंट सेक्शन 57 का अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ सर। ये मैं इसीलिए तो बोला, लग रहा है क्वेश्चन अमेंडमेंट का, है नहीं लेकिन। बताता हूं मैं क्यों। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, amendment of the patent application, हाँ specification and related documents are हाँ, तो वही तो possible करते हैं हम। under different circumstances and stages. स्टेजेस में भी करते हैं ना सर। मैम ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, बताइए। जब सर मैं ये बोल रही कि पेटेंट एप्लीकेशन होता है, हम्म। लाइफ साइकिल ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन के होते हुए हम हम्म। पेटेंट एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट भी अमेंडमेंट करते हैं। हम्म। बिफोर कंट्रोलर है 57 से करते हैं, बिफोर आफ्टर भी होता है अमेंडमेंट। तो नहीं नहीं, सुनिए मेरा क्वेश्चन समझिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ। हम्म मुझे आंसर नहीं जानना है, ये हम्म। स्टेटमेंट क्या कह रहा है पहले वो बताओ। मुझे तो ऐसा समझ में आया क्या कि ये सर पेटेंट एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन, रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से स्टेजेस पे आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मीन्स पूरा प्रोसिक्यूशन चल रहा है हमारा ग्रांट तक का, एप्लीकेशन का है तब तक कब कब कर सकते हैं हम अमेंडमेंट। कब कब कर सकते हो। सर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के पहले भी कुछ हम करना है तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ कुछ ऐड कर हम्म। सकते हैं, बाद में बिफोर ग्रांट करना है तो भी हम 57 से कंट्रोल के साथ फॉर्म हम्म। 13 यूज करेंगे और रूल 81 करेंगे। ये रूल भी पूछे हैं ना। यहीं पे फंसेंगे सब लोग। क्यों सर। ये नहीं पूछ रहा कि अमेंडमेंट कब कब कर सकते हो। हाँ ये जानना चाहता है कौन कौन से सेक्शन है जो अमेंडमेंट को ड्राइव करेंगे, पेटेंट कौन कौन से एप्लीकेशन को। सेक्शन और प्रोविजन के कारण आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसीलिए 44 बोला, भी आएगा उसमें। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन अमेंडमेंट का लग रहा है बट है नहीं, और एप्लीकेशन स्टेज की बात कर रहा है, ये ग्रांट होने से पहले की बात कर रहा है सिर्फ। हम्म। कौन कौन से सेक्शन है जिसमें आपको अमेंड करना पड़ सकता है। ये 57, 44। नो, 15 44 तो है ही आफ्टर ग्रांट की बात। सेक्शन हाँ 15 सेक्शन 21 सर।
हाँ, एक और आएगा सर, 1521 ही आएगा। 25 भी आएगा। हाँ 25 भी आएगा, करेक्ट। इसके बाद इससे पहले एक सेक्शन आएगा, 15 20 भी आएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट उसी को तो अमेंडमेंट ही बोलते हैं। अच्छा। एक तरह से तो अमेंडमेंट ही हो रहा है ना उसमें, हम्म। स्पेसिफिकेशन में। दूसरा 17 भी आएगा, डाल सकते हो, क्योंकि अगर कंट्रोलर ने बोला कि इस डॉक्यूमेंट को रीसबमिट करो, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में जो चेंज आ रहा है ना, हाँ, तो लेकिन ये सर सारे, 5 मार्क के लिए इतना सारा पूछेंगे वो तो वो। मैम वो तो बात सही है आपकी, बट ये क्वेश्चन का जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है। अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं ये होना चाहिए तो डिस्कस करिए सभी लोग प्लीज, सिर्फ मेरी सुन के मेरी मत मानिए। अब आप वो उस स्टेज पे नहीं है कि जहां आप सिर्फ मुझे सुनिए, आप काउंटर करो कि सर नहीं, यहां पर ये भी आ सकता है और क्यों आ सकता है, वो चाहिए सर मुझे। जैसे जैसे आपका 59 है, हाँ तो वो बोलता है ना अमेंडमेंट बाय वे ऑफ हाँ क्लैरिफिकेशन, हाँ, 57 करेक्शन, तो 59 करेक्शन है तो स्टार्टिंग। दैट विल गवर्न। मैंने तो बिल्कुल वही लिखा सर, 57 59। सर, वो अमेंडमेंट कैसे होगा, बट हाँ क्यों होगा ये कौन बताएगा? वो तो सेक्शन 15 में कंट्रोलर बोलेगा ना आपको, नहीं या सर, 21 में। उनमें भी आपका जो, देखो, प्रोसिक्यूशन या एफईआर या जो भी बोलते हैं आप, या कंट्रोलर का जो भी ऑर्डर वगैरह है, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो देन आप उन्हीं सेक्शंस में जाओगे ना। नेम एंड एड्रेस करेक्ट करना है तो 57 में जाओगे आप। अगर सर स्पेसिफिकेशन में आपको आपको प्रोएक्टिवली कुछ चेंज करना है, हम्म देन यू विल गो टू द 57 सेक्शन। हम्म। नहीं जाएंगे? आपको स्पेसिफिकेशन में आप क्या क्या अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो वो बताता है 57 और 59, लेकिन कब करना पड़ सकता है, क्यों करना पड़ सकता है, ये 57 59 थोड़ी बताएंगे आपको। बट सर दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे ना, कैसे क्यों होगा वो 25 ने बता दिया क्या, और किसके हेल्प से करेंगे 57 बता रहा है। वो तो होना ही है सर, अमेंडमेंट कैसे होता है वो तो वही करेंगे, बट क्यों करना पड़ेगा ये वो जानना चाहता है। सर, बट विच इसका इन केस, मतलब ये है कि जब ये देखो, कंट्रोल की पावर है 15 में, कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं की हाँ बिल्कुल, तो अब पकड़े हो कंट्रोलर आप को। सही। एफईआर में अमेंडमेंट के लिए बोल सकता है वो आपको, हाँ ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी अगर आता है तो एक तरह से एप्लीकेशन अमेंड हो जाएगी ना। आंसर का स्कोप सर बढ़ाने की लेकिन बात कर रहा हूं 5, मैं। सर 5 मार्क्स के उसमें अगर हम लोग इतने सारे, मतलब इफ यू हैव टू नेविगेट थ्रू होल पेटेंट एक्ट फॉर दिस, तो मतलब आई डोंट नो। मैम आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट दैट इज व्हाई द क्वेश्चन हु फ्रेम दिस क्वेश्चन ना, he restricted this question before grant stage, not after grant. ओके, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ पेटेंट प्रोसिक्यूशन, हाँ ये पॉइंट टू Got बी it? So नोटेड। that is why he हाँ, पहले तक restricted the scope of answer. 43, हाँ ग्रांट के पहले। ग्रांट के बाद तो मतलब ही नहीं है उसको, ग्रांट से पहले बताओ भाई। ये तो पूरा ही गलत हो गया सर। सर देखो, नहीं नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं होता है सर, देखो, सब जो सब्जेक्टिव आंसर है ना उसकी ब्यूटी ही यही है। स्टेप मार्क मिले। आपको आप 4 नहीं ला रहे हो ना, तो आपको 1 या 2 तो देगा वो, अगर आपने 1.5 1.5 पेज लिखा है इसमें। अगर और उल्टा लिखा है तो तब तक तो दे ही देगा, अगर क्योंकि पीछे से ये क्वेश्चन जो करें। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, महादेव सर, इनका कोई रेलेवेंट आंसर नहीं होता है, पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है। नहीं, फिर भी जैसे घुमा के लिखा है तो वो आंसर एक्सपेक्ट तो वही कर रहा है जो आप बोल रहे हैं। सर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी आगे पीछे लिखा है ना, नहीं, लिखा तो चलो हम मैं तो मानता हूं आपने 59 एक्सप्लेन किया, ABCDEF को एक्सप्लेन किया। रूल के हिसाब से हम तो 1.5 पेज भर के आ गए। नहीं सर, वो मैं बाकी बात मान रहा हूं आपकी। मान लो आपने आंसर 59 के क्लॉज पे लिखा है, मैं बोल रहा हूं चलो 4 नहीं देगा भाई, 2 तो देगा। हाँ सर, वही पकड़ के नहीं, चलेंगे, 2 आपने या 3 सर तक ऐसा के। ऐसा क्यों कहा कि 59 आफ्टर ग्रांट एप्लीकेबल है? हु सेड दैट? सर बात आफ्टर ग्रांट की नहीं हो रही है यहाँ पे, नहीं 57 की लेकिन हाँ, बता। सर वो ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ 57 पेटेंट आफ्टर ग्रांट थोड़ी प्रोसिक्यूशन है। नहीं है। एक बोलो 57 भी बिफोर ग्रांट है। हाँ सर, क्वेश्चन का स्कोप वो नहीं है। हाँ, क्या है क्वेश्चन इसको?
क्वेश्चन इसमें का ये लिखा स्कोप। है कि जब तक पेटेंट की लाइफ साइकिल है, पेटेंट एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल है, उसके स्टेजेस में कहाँ कहाँ पर अमेंडमेंट्स आएंगे और उसे कैसे टैकल किया जाएगा, यही तो बात कहना चाहता है वो। अब वो ये उसमें जानना आपको फॉर्म चाहता नंबर है कि 13B, सिर्फ इसमें 13 आपको की फॉर्म बात नंबर नहीं है सर 13 यहाँ पे। 13B लगाना पड़ेगा, रूल नंबर 81 भी आएगा, हाँ सर सेक्शन ये लिखा है 57 59 भी आएगा, 9। ABCDE भी आएगा। वो भी ये लिखा सारी है सर। बातें आएंगी सर, क्योंकि बिफोर बिफोर ग्रांट अमेंडमेंट के फॉर्म नंबर 13 के 800 रुपये भी लिखने होंगे, नेम एंड एड्रेस करेक्शन के 320 रुपये भी लिखने होंगे, जो आप बता रहे हैं वो भी आएगा, 21 एंड 15 भी आएगा, बट मोर रिलेवेंट यहाँ पर ही आएगा, 57 59 तो आएगा ही आएगा सर यहाँ पर। वो नहीं आएगा सर, एप्लीकेशन रेलेवेंट ग्रांट तो होने नहीं से होगा, पहले ही होता है सर। रेलेवेंट कैसे आंसर नहीं नहीं है होगा, सर वो। समझाओ, अरे सर समझाओ तो मुझे वो सही। ज्यादा क्यों रिलेवेंट लगा, क्योंकि उन्होंने बोला ना स्पेसिफिकेशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो तो 57 में ही है। 57 में कहाँ है मैम रिलेटेड सर डॉक्यूमेंट? लिखा एट है दी पूरा एट दी 57 में। अमेंडमेंट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन, पेटेंट एप्लीकेशन की प्रोसिक्यूशन जब तक वो ग्रांट नहीं होती है तब तक वो प्रोसेस में ही है, उसका एक स्टेज ही है, बिफोर ग्रांट अमेंडमेंट एक स्टेज ही है सर। और उसको क्यों, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं तो मुझे कन्विंस कीजिए कि क्यों नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा सर वो नहीं आएगा। इसमें ना सर, ये रजत सर क्या बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट हम्म 1 है ना, दैट हम्म स्टेटमेंट 1 इज ए काइंड ऑफ ए प्रियम्बल, कि भाई चलिए सर, आपके ड्यूरिंग पैटेंट ड्यूरिंग द पैटेंट मैं एप्लीकेशन उसी में को पढ़ता हूँ, अमेंडमेंट होता है। मैं उसी को पढ़ता हूँ सर। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल होती है फाइलिंग से लेके ग्रांट तक की, करेक्ट सर। हाँ अमेंडमेंट ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, उसमें अमेंडमेंट होता है, पेटेंट एप्लीकेशन में क्लेम में होता है, कभी कंट्रोलर करवाते हैं, वट एवर। हाँ हाँ स्पेसिफिकेशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकेशन में भी अमेंडमेंट हुआ ना सर, स्पेसिफिकेशन को हाँ। कैसे आप अमेंडमेंट करोगे? नहीं नहीं आर ठीक है सर, पॉसिबल पढ़िए, आप अंडर पूरा पढ़िए। डिफरेंट, हाँ, आर पॉसिबल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड स्टेजेस, तो करेक्ट। ये इस स्टेटमेंट को सर स्टेट मैं दी, कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं इस हाँ स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ रहा हूँ कि ये बता रहा है अपने को, यार देखो अमेंडमेंट पॉसिबल होता है, वो जिसके डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हाँ होते हैं और अलग अलग हाँ स्टेजेस होते हैं। तो बोलता है ये मैं आपको हाँ बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन शुरू होता हाँ है। हाँ हाँ, तो बस सेकंड, लिखा है ना फिर कि स्टेट द स्टेट द रिलेवेंट रेलेवेंट प्रोविजन अंडर द प्रोविजंस। पेटेंट एक्ट 1970, हाँ, and rules along with their interplay which collectively govern such amendment at various stages of patent application prosecution। अब सर मुझे कहिए कि किसी भी पर्सन ने 25 से प्री ग्रांट ऑपोजिशन किया, 25 सब क्लोज 1 बाय फाइलिंग 7A फॉर्म, और वो रिलेवेंट निकला, मान लीजिए कि रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग हुई, रॉन्गफुल चलो ऑब्टेनिंग हुई चलो, और वो पार्शियली रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग थी, कंप्लीट नहीं, तो आप उसको अमेंड कैसे करोगे सर? सेक्शन 26 में जाएंगे। महादेव सर, ये सेक्शन सेक्शन 26 में 20। नहीं जाएंगे, सेक्शन सेक्शन 57 से ही जाएंगे या 59 में आओगे आप कि भाई स्पेसिफिकेशन में से जितना उसका पार्ट था दूसरे पर्सन का उसको निकाल दो, बाकी के पार्ट के साथ आगे बढ़ो। वही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 26 में या 25 में भी, आप देख लो। तो सर क्वेश्चन यही है कि क्या हम लोग इसमें एक तो जो हम्म सेक्शन है वो पुश कर रहे हैं आपको अमेंडमेंट करने के लिए, और हम्म दूसरे सेक्शन है हाँ, पुश जो कर रहे हैं आपको ना, इनेबल कर रहे हैं। जी सर। तो सेक्शन 15, सेक्शन 21, सेक्शन 25, ये सब सेक्शंस आपको पुश हाँ कर रहे हैं कि भैया अमेंडमेंट इन इन हाँ सेक्शंस की वजह से आ सकते हैं। हाँ एंड सेक्शन 57, सेक्शन 58, सेक्शन 59 आर इनेबलिंग यू टू डू दोज अमेंडमेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन से वाले लिखने चाहिए, आइडियल दोनों लिखने चाहिए, दोनों तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर सर, विच आई डोंट नो। कलेक्टिवली मैंने गवर्न सच। 57 या सर, मैंने 57 महादेव सर, 59 वाला गया है। मुझे इतने स्टेटमेंट का आंसर दे दीजिए, कलेक्टिवली का मीनिंग क्या हुआ? कलेक्टिवली यानी एक ही साइड का एकत्रित सोचेंगे आप या बताना है। दोनों साइड का देखेंगे? मिलजुल के हैं, मिलजुल के। मिलजुल के, कलेक्टिवली यानी एक बंदे ने सामने से बोला कि भाई अमेंडमेंट करो, तो दूसरे पर्सन ने उसको सपोर्ट किया कि भाई कैसे करना है, तब वो कलेक्टिव अप्रोच हुआ ना।
अंडरस्टूड, क्योंकि ये अमेंडमेंट देखते देखो हमारे भी दिमाग में वही आया, मेरे तो दिमाग में वही आया 57, 58, वही 59। आएगा सर, 100% वही आएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बोल दूं कि जब इवेल्युएटर चेक करेगा ना आंसर शीट को, एक होता है सर कि सभी लोग जब गलत लिख रहे हैं ना तो गलत भी सच हो जाती है। यानी सभी लोगों ने 59, 57 लिखा है, और अगर आप 25 लिख के आए हो ना, भले आप सही हो, वो गलत देगा आपको। ये उसको सर बार हाँ, एक बार क्योंकि रिपीटेशन में उसके आ रहा है माइंड में चेकिंग यही में। रहेगा ना सर कि अमेंडमेंट 57 और 59 से होता है, आई थिंक उसको आई थिंक थोड़ी यू पता है। आई थिंक यू आर सर राइट सर। वो एक ही एग्जामिनर जो है, एक पेपर किसी ने बनाया होगा कुछ सोच के, तो इवेलुएट कर रहा है उसका, तो उसका भी अंडरस्टैंडिंग है ना क्वेश्चन का। सर वैसे ही इवेल्युएटर सर होता है सर। आंसर की लेके बैठेगा ना। वो लिख आंसर की तो सर देंगे, मैंने ही हाँ, सबको आंसर की तो दिया होगा, इतना रिलेवेंट सब्जेक्टिव तो में इतना भी देता चाहिए। है क्या सर? प्रदीप पाल सर, महादेव सर सर, मैंने प्रदीप पाल क्या सर का करा, पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, कुछ नया होगा। मैंने हम्म। 57, 58, 59 तो लिखा है। मैंने उसके पहले 20 भी लिखा था, बट जब मैं कंक्लूड करने गया ना, फिर मैंने 21 काट दिया वहां से। मतलब लिखा है, फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि 21 नहीं है। 57, 58, 59, 59 का एक्सप्लेनेशन की कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब हम्म। ABCDF एक्सप्लेन, अपोजिशन, ग्राउंड हम्म। राउंड, वो सब। हम्म। हम्म। यानी आपने दोनों चीज लगा ली है भाई, ये भी देखे तो भी मार्क्स दे, वो भी देखे तो भी मार्क्स दे, जिसको जो सोचना है सोचे, मार्क्स देने चाहिए। पर पर वो मैंने कट कर दिया ना लिखने के बाद। पहले मैंने लिखा था, फिर मुझे लगा नहीं यार, 5 मार्क्स में इतना थोड़ी पूछेगा वो मैंने कट कर दिया। मैंने 57, 58, 59 और उनके रूल्स मेंशन करके आगे समराइज कर दिया एक पेज में बस। एक प्रदीप पाल सर, एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी आप लिख दो ना कुछ भी, उसके बाद कट नहीं करना होता है। ये वो सबसे एक बैड ही हैबिट कटिंग मानी करी है जाती है। मैंने पूरे पेपर में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ये तो इन जनरल सभी के लिए बात है। कट नहीं करना होता है, कुछ भी होगा, लिख दिया लिख दिया, चलिए ठीक। 58 में तो हम 64 से अमेंडमेंट करवाते हैं ना, जो वो हाई कोर्ट आफ्टर में दैट आएगा। जाता है वो रिवॉक, हाँ हम्म। वही बोल रही मैं, वो रिवॉक के बाद आएगा, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, बिफोर ग्रांट भी हो सकता है। कैसे? कैसे 58 सर? में, आपकी इन इन एप्लीकेशन हाई कोर्ट, रिफ्यूज हो गई हाई कोर्ट में, पेटेंट ऑफिस में, आप गए हाई पेटेंट कोर्ट, ऑफिस में, हाँ पेटेंट ऑफिस में जो हो गई, हाई कोर्ट गए। रिफ्यूज हो हाँ। गई, रिफ्यूज हो गई, ग्रांट नहीं मिली, हम्म। आप गए हाई हम्म। कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजमेंट से आया कि ये क्लेम हटा दो और ग्रांट हो जाएगा, तो बिफोर ग्रांट अमेंडमेंट हुआ ना हाई कोर्ट से। मगर वहां पर आप देखोगे ना 58 का, उसमें रिवोकेशन सूट का ही बात किया गया है। हाँ 64 से होता है वो अमेंडमेंट, वो बोल फिर भी, फिर भी ये अगर स्टोरी के साथ लिखते हो तो सही है, ये कोई गलत नहीं है। सर एक चीज बताओ, इसमें जो ये इवैल्यूएशन होता है, ये उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं क्या कि भाई इसका आंसर इस क्वेश्चन में ये सेक्शन है तो ही सही नंबर देना है, या कैसा होता सर, है? आई सर डोंट नो। इसका है ना कोई आंसर की निकलता नहीं है। अगर इसके आंसर की निकलती होती ना, तो आपको अभी तक जो ये पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के कहीं ना कहीं तो आपको मिलती कि एक स्टैंडर्ड आंसर की है, ये कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं, और आंसर ये की सिर्फ भी नहीं पेपर्स तो मिलते हैं, ऐसा है कि आंसर भाई ये आंसर सेक्शन शीट होना मिलती। चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, सभी अपनी अपनी हिसाब से काम करते हैं। फिर तो नंबर मिलने चाहिए, दो दो जिधर हम्म। से भी लिखा हो। वो मिलेगा ही मिलेगा सर, मगर क्योंकि सर जो क्योंकि रजत पेपर सर, पेपर बनाने वाले का एक थॉट है, हाँ इवेलुएट करने वाले का थॉट वेरी कर सकता है, जैसे हमारे सबके थॉट्स वेरी कर रहे हैं। 100% देखो सर होता है। हम लोग देखो, ये जो सेक्शन है दोनों साइड के, उन सेक्शन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तो वो इवेलुएटर भी हम्म। बाहर नहीं जाएगा, बट आई थिंक इधर रहेंगे तो शायद नंबर मिलने के चांसेस तो हैं। 100% सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रजत सर। रजत सर थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन हो इसीलिए मैंने आर्ग्यूमेंट किया, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे ओपोज कर रहा हूँ, वरना फिर नहीं मजा ही नहीं, नहीं आएगा आर्ग्यूमेंट में। अरे तो इसीलिए तो मैं चुप हो गया, अब सब लोग कर रहे हैं तो मजा आ रहा है ना, मैं इसलिए देख रहा हूँ हम्म। कुछ और। पेटेंट अमेंड, हम्म, देखिए ये है सभी लोगों को है कुछ। ना रजत सर की तरह बनना चाहिए कि अपनी बात को रख रहे हो तो फिर उसके साथ सपोर्टिव रहो। ऐसे खड़े अड़ हो तो जाओ। जाओ कि भाई ठीक। अड़ नहीं जाना है, बट सपोर्टिव उसके रेफरेंसेस बार बार देना है।
पेटेंट एप्लीकेशन, हाँ चलो। अच्छा, अभी किसी को कोई डिस्कशन है सेकंड क्वेश्चन में? दिनेश सर, तबीयत ठीक है आपकी? मैं वो पूछा ही नहीं। A patent application of an ointment for skin treatment is filled with the following claim structure. Claim 1, ointment consisting of ingredient X plus additive Y for stability. Claim 2 is claim 1 plus X in microcapsules plus Y between 1% and 10%. अब ये क्लेम 1 यहां पर लिख रहा है, इसका मतलब क्लेम 2 जो है ये डिपेंडेंट क्लेम हो गया है। एक मिनट, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये डिपेंडेंट हो गया है। क्लेम 3, क्लेम 2 प्लस एक्स बिटवीन 30% एंड 50%। अब ये जो हो गया है, ये हो गया है डिपेंडेंट ऑन 2। क्लेम 4, क्लेम 3 प्लस बेस सरफेक्टेंट। ओके, इसमें थोड़ा ना मुझे, देखो मैं हूं मैकेनिकल वाला, तो ये जहां आता केमिकल हमारी धुएं निकल जाते हैं भाई, तो कोई केमिकल वाला मेरे को हेल्प करिएगा यहाँ पे पहले। प्रदीप सर आई थिंक, और महादेव सर आप, और कौन है केमिकल बैकग्राउंड से? सर मैं हूँ साक्षी। साक्षी मैम, पुष्पेंद्र सर। चलो, मैकेनिकल सर। अरे हाँ, तो हमारे भाई बंधु। चलो, तो इसमें थोड़ा सा कहाँ इसको सर सब मैकेनिकल केमिकल है? है। इसमें कहाँ मैकेनिकल केमिकल है? केमिकल केमिकल। अरे काय का केमिकल? एक्स का परसेंटेज देखो कितना, एक्स के परसेंटेज में लिखा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक की रेंज है? 30 to 50 की रेंज है। वाई के परसेंटेज में कितनी रेंज है? 1 to 10% की रेंज है। नीचे देखो एक्स एंड वाई की रेंज कहाँ पर लिखी हुई है। सर बेस सरफेक्टेंट एक्स की रेंज मॉइस्चराइजर ग्रुप तो समझना पड़ेगा ना। क्या सर, हम लोग थोड़ा सा एस वैल्यूड नहीं नहीं, वैल्यूड फील कर रहे थे, आपने एकदम जनरलाइज कर दिया। एक्स एक्स का तो परसेंटेज देखो सर। एक्स की परसेंटेज कितनी है आपके इन्वेंशन में? 30 to 50 सर के बीच में। आप देख लो 30 to 50 के बीच में कौन जयवीर सा सर, है। सुनो तो, सुनो तो। सर वो मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ओके मैं ओके, नहीं कर समझ पाऊंगा। गया समझ गया समझ गया समझ गया। आप इनेबल करो। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, अब क्लेम 2 में y की कंसंट्रेशन दी है। क्लेम 3 जो है वो 2 पे डिपेंडेंट है, और x में x की कंसंट्रेशन की रेंज दी है। क्लेम 4 में बताया है क्लेम 3 प्लस बेस सरफेक्टेंट प्लस मॉइस्चराइजर ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि स्किन ऑइंटमेंट है। सिलेक्टेड फ्रॉम एफ जी एंड एच विद द रेंज स्पेसिफाइड। एफ जी एच क्या है यहाँ पर, नहीं पता है अभी, चलो देखते हैं आगे। अब ये आया है, आफ्टर अ प्रिलिमिनरी सर्च द फॉलोइंग 4 relevant documents have been found। D1 ऑइंटमेंट है, ठीक है, वो भी ऑइंटमेंट है। यहां पर x की परसेंटेज है 35, लेकिन यहां पर 30 to 50% बढ़ा दी है, मतलब यहां पर कुछ नया है, 35 से ज्यादा है, 50% तक है, ठीक है। नहीं यहां नहीं पर सर, बिटवीन है बिटवीन है।
नहीं, वो तो है सर बिटवीन, बट फिर यहाँ पे उसने बोला है एग्जैक्ट 35%। अच्छा, वो रेंज में है, ओके। तो वो 50% तक जा सकता है, हाँ हाँ हाँ। तो ज्यादा हुआ ना। वाई 6% बोल रहा है वो, बट यहां पर अपना है 1 to 10%। चलो देखते हैं। बेस सर्फेक्टेंट है 25%, मॉइस्चराइजर है 26%, एक्स इन लिपोसोम फोम। अभी लिपोसोम फोम क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम है। क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट एंड कैरी आउट अ नोवेल्टी असेसमेंट। चलो D2 है अपॉइंटमेंट, ठीक है, 40 है, 7% है। बेस अफेक्टेड 30% है। मॉइस्चराइजर 22% सिलेक्टेड फ्रॉम F, G and H ग्रुप। ओके 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 ओके। यहां पर ये लिपोसोम फॉर्म जो बोल रहा है ये मतलब फॉर्म है, और यहां पर जो एक्स है वो माइक्रो कैप्सूल्स में है, तो ये डिफरेंट हो गया। बेस सरफेक्टेंट 30% है, मॉइस्चराइजर 22% सिलेक्ट फ्रॉम F, G and H ग्रुप। और ये भी यहां पर मॉइस्चराइजर जो है वो F, G and H ग्रुप है विद द रेंज इज स्पेसिफाइड। एक्स इन मल्टीपल फॉर्म्स इंक्लूडिंग माइक्रो कैप्सूल, मतलब यहां पर एक्स जो है वो और फॉर्म में भी है लेकिन माइक्रो कैप्सूल में भी है। D3 में ऑइंटमेंट है 28%, ये बिल्कुल अपने स्कोप से बाहर हो गया। वाई 5%, ऑलमोस्ट 50%। बेस सर्फेक्टेंट इसका कोई भी इन्होंने परसेंटेज नहीं बताया है हमारी क्लेम्स में। मॉइस्चराइजर का परसेंटेज नहीं बताया, बट ये बताया कि एच ग्रुप से है, ये एच ग्रुप से है, और इसका एफ ग्रुप से, बट हमारे लिए ज्यादा बड़ा स्कोप बना दिया इन्होंने। एक्स माइक्रो कैप्सूल्स में है बिल्कुल। ऑइंटमेंट 45%, बट वाई जो है वो 0.8% है, ठीक है, वाई काफी कम हो गया, तो ये उसकी रेंज से बाहर ही हो गया, मतलब ये हमारे स्कोप में है ही नहीं। बेस सर्फेक्टेंट 35%, यहां पर बेस सर्फेक्टेंट के बारे में नहीं पता है, चलो ठीक है, मान लिया है रेंज में। मॉइस्चराइजर 23% F+G, ठीक है, ये भी लगभग हमारी रेंज में ही है, और यहां पर डायरेक्ट लिखा है एक्स जो है वो माइक्रो कैप्सूल्स में है। अरे क्यों सिलेक्ट हो जा रहा है भाई तू बार बार। तो देखा जाए यहां पर y हमारी रेंज के बाहर है, बाकी सब सही है। यहां पर x हमारी रेंज के बाहर है, बाकी सब सही है। फर्स्ट वाले की x की जो फॉर्म है वो हमारी रेंज के बाहर है, तो ये भी हमारी उससे बाहर है। बट जो D2 है ये एग्जैक्टली हमारे क्लेम्स में फॉल कर रहा है, तो ये क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अब हाँ सब सर। लोग आप अपना मत रखें यहाँ पे, क्या लगता है आपको? D2 ही लिखा है, D2 सर। ये अग्री करते हैं सभी लोग? देखिए अब ये कैसे करना होता है, अगर इस पे किसी को क्वेश्चन या डिस्कशन है तो बताइए, अभी डिस्कस करते हैं और फर्दर। क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट D2 है, और इसका जो नोवेल्टी असेसमेंट आपको सिंपल यहाँ पर एक ही चीज लिखनी है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कि यहाँ पर x जो है 40% है, वो हमारी डिफाइंड रेंज के अंदर ही है सब कुछ, जैसे ये इसके अंदर है, ठीक है। y का परसेंटेज हमारी डिफाइंड परसेंटेज के अंदर है। बेस सर्फेक्टेंट 30% है, बट नहीं मालूम है क्या है। ठीक है। मॉइस्चराइजर का ग्रुप तो एटलीस्ट हमारा ही है जो वहां पर है, F, G and H ग्रुप। और यहां पर भी जो एक्स ऑइंटमेंट है वो मल्टी परफॉर्म्स इंक्लूडिंग माइक्रो कैप्सूल, मतलब हम उसका पार्ट है, तो क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट है D2। जबीर सर, एनी फर्दर इंसाइट्स? नो? चलो, तो ये तो आंसर लगभग बढ़िया ही गया है सभी का। अ, साक्षी मैम, मतलब मेरा डिकोडिंग सही है या नहीं है? बस ठीक है। ठीक। देखो इसके लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा केमिस्ट्री या
केमिकल्स की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को सिर्फ स्कोप चेक करना है। क्रिटिकली एनालाइज हाउ द इंडियन पेटेंट लॉ attempts to achieve a balance between incentivizing innovation and protecting societal interests through specific provisions for working of the patents along with the operational exceptions under the Patent Act। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक मतलब वैसे नहीं है, मुश्किल नहीं है, समझ में आया। मीनिंग ही नहीं समझ में आता सर इसका। सिंपल, इसका आंसर पता क्या है? हाँ। कंपल्सरी लाइसेंस। ओके। भैया देखो, शायद हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री ना करें एज यूजुअल। सर बहुत सारे हैं इसके, सेक्शन 3D भी हो गया इसमें। सर नहीं, 3D क्यों? बैलेंस करता है ना, इंसेंटिवाइजिंग इनोवेशन एंड प्रोटेक्टिंग सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ एवरग्रीनिंग वगैरह नहीं अलाउ करता ना ये। फॉर वर्किंग ऑफ द पेटेंट्स थ्रू स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर वर्किंग ऑफ द पेटेंट। पेटेंट काम along with करना the चाहिए operational exceptions। अलॉन्ग विद द ऑपरेशनल एक्सेप्शंस, मतलब कंपलसरी लाइसेंस। यहां पर ये पूछ रहा है 85, 84 और 86 की कहानी। 86 में एडजर्नमेंट मिलता है सर, हाँ सर। ठीक है। जब आपको वर्किंग इन इंडिया के क्लॉज पे आपको एडजर्नमेंट मिलता है, वो ऑपरेशनल एक्सेप्शंस हैं। या फिर 92 भी आप बोल सकते हो, ऑपरेशनल एक्सेप्शन, जहां पे गवर्नमेंट फ्रीली कंपलसरी लाइसेंस दे सकती है अरे सोशल 88 इंटरेस्ट के और अंदर। 89, 84 88 और 89। बस। 92 भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि उसमें भी रॉयल्टी मिलती है सर। याद है हमने डिस्कशन किया था कि हम्म। 91 92 में सिर्फ एक क्लॉज है जहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा और आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको रॉयल्टी कुछ ना कुछ एक बेसिक टर्मिनल मतलब रेम्युनरेशन मिलेगा, ताकि इंसेंटिवाइजिंग भी हो सके और सोशल इंटरेस्ट सोसाइटल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे और ये सर पेटेंट काम कर सके आपका। ये 92A भी होएगा क्या? नहीं होएगा, नहीं, वर्किंग वर्किंग से रिलेटेड वो है। सर फॉरेन कंट्रीज के लिए है ना। हम्म। 5 मार्क्स में इतना बहुत है सर, 84 के ग्राउंड्स, ठीक है। 88 या फिर, वैसे 88 तो है बट ऑपरेशनल एक्सेप्शंस में देखा जाए तो, अगर देखा जाए ना सर ऑपरेशनल एक्सेप्शंस, यहाँ पे रिलेटेड पेटेंट की बात कर सकता है ये। मतलब इसका जो आंसर है ना, आप हम्म। सही कह रहे हो कि 5 मार्क्स में जस्टिफाइड नहीं हो सकता, आपको छोटा लिखना पड़ेगा, बट ये 10 मार्क्स में भी जा सकता है आंसर। तो अब 10 मार्क्स को 5 में और 5 को 10 में कैसे करना है ये अपने को आता है। जयवीर सर, एनी अदर इंसाइट्स फ्रॉम योर साइड? मेरा तो ये आंसर है इसके लिए। चले गए क्या? अरे यार, ये तो नाराज होके चले जाते हैं, बुलाना पड़ेगा। सारिका मैम, गंगा गंगा सर तो आराम से सुन रहे हैं। ते हालમાં यस व्यस्त सर। છે। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। जी जी, महादेव सर बोलते जाइए। नहीं नहीं सर, कुछ कुछ नहीं है ये। मैं तो खैर इसमें डाल दिया बहुत सारा। 3D से लेके 84 से लेके और 92 काफी सारा सर डाल दिया था। वो डाला है ना, बस ठीक है। 3D डाल, सर देखो 3D डाल दिया, इससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ये मैं सोचूं कि मार्क्स कट जाएंगे। हम्म। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सर, हमेशा की तरह मैं वही बात बोलूंगा कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट मांगता है इवेल्युएटर, वो होना चाहिए। उसके ऊपर तो आपको जो लिखना है लिखो सर। नींव डल गई, ऊपर जैसी इमारत बनानी है बनाओ।
सब पेपर टू लग सर रहा है सीधा कुछ सीधा नेक्स्ट पूछ लेवल का लेते ही थे है। ना, हाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते थे, आंसर वो क्वेश्चन का वो एक मीनिंग नहीं समझ में आया। एक तो इतना लेंथी पेपर और ऊपर से इतना घुमा घुमा के। हाँ ना, सिंपल सा पूछ लेते थे हम, सब आता है ना सर। ये ना, ये इंग्लिश का ये जो सेंटेंस था ना, मीनिंग नहीं समझ में आया सर, ये शब्द का, वर्ड का। हम्म ये प्रॉब्लम क्या इसमें होता है ना, वो जब करने लगे तो ये इतना समझने का टाइम लगता है कि नहीं इतना। होता है सर, मैं समझ रहा हूँ सर, नहीं होता है। बट इसी के लिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं सर। सर देखो, इसमें सेक्शन आपने लिखे इसमें हैं, सर मार्क्स बस मिलेंगे। 50 आ जाए बस। नहीं नहीं, ज्यादा ही कुछ आएंगे सर। नहीं आपने बस। क्या लिखा है प्रदीप सर? ये सब तो मैंने लिखा है, पर मेरा बस 15 नंबर का अटेम्प्ट नहीं हुआ ना, मुझे उसका डर है। तो बाकी सब में भी दो दो तीन तीन काटेगा, कहीं गलत भी हो सकता है कोई सर, केस। 5 मार्क्स वाले में ना एक से ज्यादा नहीं कटेगा। देखो नंबर आपको वो देगा, मैं पिछली बार के 2-3 हम्म लोगों का इवेलुएशन सीट देखा, उनमें बिल्कुल एकदम रद्दी से भी लिखा हुआ है ना, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 1-1.5 नंबर दे रहा वो। बस। अगर बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लिखा, थोड़ा सा एक सेक्शन उसको दिख गया काम का, एक रूल काम का दिख गया, तो भी उसने 1-2 नंबर तो डेफिनेटली दे ही दिया है। देगा ही देगा सर। अब बिल्कुल ही सर मेरी तरह 69 की जगह 20 लिख के आओगे तो नहीं मिलेंगे। बट नहीं, 69 इतना की जगह ब्लंडर तो नहीं करा। 68 लिख दिया, कुछ 70 लिख दिया। रिलीवेंट रिलीवेंट है, प्रोक्सिमिटी वाले तो लिखे ही है। बस बस उतना चलता है सर, मतलब ऐसा ना हो कि 69 लिखना था और लिख दिए 20। नहीं तो सर मैं ऐसा खुद ही 0 दे दूंगा। ऐसा तो नहीं करा है। बस बस फिर क्यों परेशान हो रहे हो सर? सर देखो, हल्का फुल्का मैच होनी चाहिए चीजें, लेंथ दिखनी चाहिए, मार्क्स मिलेंगे, देख लेना। लेंथ तो भरी है सर, 30 शीट्स भर दी हैं, दो बस खाली हो छोड़ी गया, थी। हो गया, हो गया। मिस रिया, a renowned jewelry designer, has recently obtained registration for her innovating earring design under the Design Act. Before launching her jewelry, कौन आया? ये आता था मस्त, अच्छा। चलो साक्षी मैम बताओ आंसर क्या, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, आप ही समझाओ फिर अब। ये सबको इजी था सर। अच्छा अच्छा, बेटी होगी उनके साथ में भी। 15 नंबर का सेक्शन और रूल 26 के। बिफोर लॉन्चिंग, अच्छा वो रिक्वायरमेंट बिफोर सेल। हाँ, रिक्वायरमेंट का है। और नहीं किया तो क्या होगा, ये रेस हो जाएगा, पायरेसी सूट फाइल नहीं करेंगे, वो है। वो आ रहा है ओ इसमें। ठीक है ना, हो गया ना, बस ठीक है, अब क्या डिस्कस करूंगा इसको। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो बताए कि सर नहीं समझ में आया। देखो इससे एक चीज तो समझ में आ गई, पूछो क्या? डिजाइन क्या में तो सर? पेटेंट ऑफिस भी खुद हल्का बना रहा है पेपर। भाई डिजाइन तो इजी रखो, नहीं तो हम ही नहीं फंस सर, जाएंगे। ये ऐसा समझता है, लैंग्वेज तो समझ में आता है ना, ये ऊपर की क्या थी वो जिसका इंग्लिश वीक है वो तो पूरा देख के ही बोलेगा नहीं मुझे नहीं आ रहा है। देखो वैसे तो ना ये खुद की तारीफ अपने मुंह से करने वाली बात हो गई है, करना नहीं चाहिए बट मैं तो करूंगा। भाई इतना समझ में आ रहा है साक्षी सारिका मैम, हम्म, हमारा ग्रुप अंडर ऑब्जर्वेशन तो रहता है। सर क्या बोलो अभी। भाई वो ये समझ जाते हैं, भाई ये इतनी तैयारी करके आए हैं, ये अब कुछ इससे तो दे ऊपर का दो पेपर, उनको। इससे ऊपर का पेपर अपने को बनाना है। हम्म, ठीक है, पेपर 1 का फॉर्मेट उससे मुश्किल कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने एज इट इज बना दिया। आप सोचो। वरना इतना मैं जानता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन, हम्म, ऐसे डिजाइन के क्वेश्चन पेटेंट के आए होते, तो एक सबको एक आता बंदे सर। के 80% से ऊपर आते। हाँ, सबको लिखने के लिए आता है, ये प्रोविजनिंग बस। क्यों पूछना है, सरल सरल पूछते तो सबको आता है। वही तो कह रहा हूं मैं, वो हमें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि भाई ये एक स्टैंडर्ड है मार्केट का, एज अ मार्केट स्टैंडर्ड हमको यूज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। और भाई ये इतना कर रहे हैं, अब इससे ऊपर का पेपर बनाओ, सीधी सी बात। नहीं बना सकते, कम से कम इनके लेवल को मैच करो।
A patent application was filed by Feastables Pharma for cancer drug Mabnitiv, and patent was granted. अब ये पेटेंट का क्वेश्चन आ गया, चलो. However, a competitor pharmaceutical company filed a post-grant opposition and cited two prior art documents D1 and D2 on the ground of obviousness under the Patents Act. After due process of the opposition, the controller concluded that the claimed drug is obvious in view of the document D1 and D2. जो obviousness पे आया है 25E ग्राउंड पे आया है. And after due process of the opposition concluded that the claimed drug is obvious in view of the document D1 and D2. Considered in combination. Okay. As a result, the patent was revoked. Interestingly, the cited documents D1 and D2 were earlier patents of the Feastable Pharma itself. घर का बेदी लंका ढाए. Published much earlier than the filing of the Mabnitiv patent. तो करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई. तुमने खुद ही पब्लिश कर दिया अपनी पेटेंट एप्लीकेशन से पहले, तो करेगा, एंटिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा. In view of the above, suggest very provisions available under the Patents Act 1970, which could have saved the Mabnitiv patent, assuming that the conclusion on obvious during the post-grant opposition proceedings were correctly carried out by the controller, give reasons mentioning the corresponding section and rules. हा, क्या क्वेश्चन बनाया भाई, क्या ही क्वेश्चन बनाया बंदे ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. क्या आंसर आएगा सर, चलो बताओ इसमें. कि जो डिसीजन दिया है पेटेंट ऑफिस में कंट्रोलर ने पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में, वो सही है, तब भी उसको बचना है उस डिसीजन से. कैसे बचेगा? 54. 54. नहीं. पेटेंट ऑफ एडिशन क्यों होगा? नो, नेवर. D1 D2 फीस्टेबल फार्मा का खुद का ही पब्लिकेशन है ग्रांट पेटेंट फाइलिंग से पहले. तो 54 कैसे आ जाएगा सर? पेटेंट ऑफ एडिशन कैसे लगा दोगे आप यहाँ पे? हो ही नहीं सकता. D1 D2 पेटेंट्स है ना उसके. हाँ, डॉक्यूमेंट है सर, साइटेड डॉक्यूमेंट, पब्लिश डॉक्यूमेंट है. साइटेड डॉक्यूमेंट है. नहीं, पेटेंट ऐसा नीचे लिखा है. कहाँ लिखा साइटेड है? डॉक्यूमेंट D1 एंड D2 वर अर्लियर पेटेंट्स. एक हाँ मिनट. सर, ये वही आएगा सर. The 54. cited documents D1 and D2 were earlier patents of the feastable. अच्छा, फार्मा पेटेंट है. इटसेल्फ. हाँ, तो पेटेंट ऑफ एडिशन में कन्वर्ट करा देंगे. हाँ, ये कर सकते हो गया काम. मैं कुछ और सोच पेटेंट रहा ऑफ था. एडिशन में ही करके बचेंगे सर. करेंगे. आपके दिमाग में और क्या था सर? मेरे दिमाग में ये आप था बताइए. सर. हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि अगर मान लो उसी का पब्लिकेशन है उससे पहले का, हाँ. तो वो दो तरीके से बच सकता था. या तो 29 से, अच्छा, ओके. हाँ, या टाइमलाइन. फिर. 29 हाँ, से तो नहीं बच सकता ना सर? हाँ, नहीं बच सकता. वो क्लियर हो गया मुझे कि उससे, क्योंकि विदाउट कंसेंट पब्लिकेशन चाहिए वो. हाँ हाँ हाँ. एक और था 31D, जो हम परसों डिस्कस किए थे. 31D अच्छा. वो भी नहीं हो सकता यहाँ पे. तो ये बात सही है, नहीं. इसको पेटेंट ऑफ एडिशन ही बनाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इसमें इन्वेंटिव स्टेप हट 54. जाएगा तो ऑब्वियसनेस का ग्राउंड ही हट जाएगा. करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं चेक करता ना, नहीं उल्टी चाहिए. देखता है. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप. नहीं नहीं, सही है थॉट प्रोसेसर. मैं गलत हूँ यहाँ पे, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को. मैं गलत था यहाँ पे. 54 से ही बच सकते हो आप. सही है, ये बिल्कुल सही. क्वेश्चन करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में कि हाँ कुछ आता है. सर सोचो, सोचो वहां पे आपका दिमाग चला, मेरा यहाँ नहीं चला बैठे बैठे. तो ऐसा नहीं है, आपको हमसे ज्यादा आता है सर. अब ये पेपर जो सॉल्व कर लेगा उसको डेफिनेटली हमसे तो ज्यादा ही आता है.
लेकिन सर ये नहीं है, प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो दूसरे के पेटेंट ग्रांट हुए वो प्रायर आर्ट में डॉक्यूमेंट आते हैं, नहीं, साइटेड अपना भी हो डॉक्यूमेंट। सकता है, अपना भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो खुद का थोड़ी है। वो खुद ही का है ना उसका। D1 D2 खुद का ही पेटेंट, पब्लिश ग्रांटेड पेटेंट है, पब्लिश पेटेंट है। समझ आया सारिका मैम? ओके। नहीं आया सारिका मैम? हाँ सर। नहीं आया समझ? ओके, मुझे अभी समझ आया कि D1 D2 ऑन द ग्राउंड ऑफ बिजनेस पे उन्होंने अपोज किया है। D1 D2 के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके अपोजिशन की ऑब्वियसनेस, हम्म और बाद में पता चला कि D1 D2 फीस्टेबल फार्मा के खुद के पहले के ग्रांटेड पेटेंट्स हैं। हम्म। तो वेयर अर्लियर फीस्टेबल पेटेंट फार्मा ऑफ क्या करेगा? फेवर। ओके, उस एडिशन करेगा उसको पेटेंट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन में एडिशन। कन्वर्ट करवाने की बात करेगा। उससे क्या हम्म। होगा? इन्वेंटिव स्टेप का ऑब्वियसनेस चला झोल ही जाएगा, खत्म हाँ। हो जाएगा। हाँ। और इन्वेंटिव स्टेप खत्म तो सीधा ऑब्वियसनेस खत्म। हाँ। ऑब्वियसनेस का ग्राउंड ही नहीं बचेगा उस पे अब। तो उसका पेटेंट बच जाएगा। क्लियर हुआ सारिका मैम? हाँ हाँ, क्लियर सर। चलिए, ये तो सही में सर शानदार क्वेश्चन था प्रदीप सर, हाँ महादेव सर, जिसने भी बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल किया सर। भाई, मानना पड़ेगा उसके दिमाग को। मुझे लग रहा है ये वही बना रहा है जिसने मिसकंडक्ट के रूल्स बनाए होंगे। 20 साल का तजुर्बा। चलो, एग्जामिन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। ओके, प्रोटेक्शन अंडर डिजाइन एक्ट 2000, डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेबिलिटी ऑफ अ डिजाइन। सेक्शन 2D और सेक्शन 4 आ गया बस। डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शनल एंड एस्थेटिक एलिमेंट, हाँ ये है कहानी। प्रदीप सर, इसका एग्जांपल याद है? हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल। फंक्शनल और एस्थेटिक एलिमेंट में डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? ओनली जज बाय द आई फॉर द एस्थेटिक। नहीं 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 नहीं, अगर कोई डिजाइन फंक्शनैलिटी डिजाइन कर रहा है तो भी वो डिजाइन में नहीं आएगा, वो एस्थेटिक एलिमेंट में नहीं जाएगा, वो फंक्शनैलिटी, वो पेटेंट में जाएगा फिर। कौन है? हाँ जी साक्षी मैम। सर एक केस था जिसमें शायद फेबर ने या सेलो ने पेंसिल का शेप चेंज करके ट्रायंगुलर कर हाँ, दिया था ताकि वो रोल ना हो। रबड़ का, हाँ हाँ हाँ, पेंसिल का ताकि वो ट्रायंगुलर शेप किया था ट्रायंगल उसने। कर दिया था कि वो रोल ना हो। हाँ, उसने तो डिजाइन वो रजिस्टर कराया डिजाइन में नहीं डिजाइन में, जाएगा। हाँ। लेकिन उस पे ये सर ऑपोजिशन मैंने आया। सर बस ये पता था और डिजाइन की डेफिनेशन पता थी मैंने डेढ़ बस हो पेज लिख गया। दी। देखो, अगर इतनी आपके माइंड में थॉट प्रोसेस आ गई ना, तो आपने आंसर को डिजाइन कर लिया होगा, स्ट्रक्चराइज कर लिया होगा। सर वो स्कोप जो एंड आपने ऑब्जेक्टिव। कंसेप्ट बताया था ना, क्योंकि ये सब केस स्टडी वैसे नहीं थे, तो ये सब पूरे थ्योरी के फॉर्म में ही लिखे हैं। मतलब उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा था, पूरा थ्योरी थ्योरी लिखा है, बट ये चीजें लिखी है। बस चलेगा चलेगा, 5 मार्क्स अगर आपने इतना लिखा है ना मैम, आपको 3 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने डिजाइन टू की डी डेफिनेशन सर एक पेज में लिखी होगी, पूरा अलग अलग बस लाइन बस, पे। हाँ, टू उसके डी लिए तो ये डेफिनेशन, क्या चाहिए। सेक्शन 4। हाँ हाँ, हाँ स्कोप, हाँ। वो स्कोप क्या पीडीएफ है? भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और क्राइटेरिया, वो तो उसी में आ गया। हाँ, वो न्यू होने चाहिए, बस रजिस्टर उसी में में, आ गया। और 2D में होने फंक्शनैलिटी और चाहिए। एस्थेटिक एलिमेंट वहां से आपने डिफाइन कर ही दिया। हाँ, पेटेंट में जाएगा और डिजाइन बस, में बट aesthetic। अब इंटरफेस बिटवीन डिजाइन एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन कोई बताए तो मैं मजा आएगा। कॉपीराइट और डिजाइन में क्या इंटर एक्सचेंजेबिलिटी है दोनों एक्ट में, डिजाइन में और 50 कॉपीराइट में? कॉपीज का वो ना सर, बट कब? 50 कॉपीज कब? प्रोड्यूस हो जाएंगे 50 के ऊपर, तो वो कॉपीराइट में जाएगा, डिजाइन बट में नहीं इसमें रहेगा। एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीज वैलिड है। सर वो आई से जज होना चाहिए ना, मतलब हाँ, आई से तब जज होना चाहिए ना सर। नहीं इन नहीं नहीं, कोई भी डिजाइन कब तक कॉपीराइट एक्ट में रहेगा और कब डिजाइन एक्ट में ट्रांसफर होगा, ये कैसे पता चलेगा? हालांकि डिजाइन में देखो, सर 15 इयर्स तक ही रहेगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है।
देखो, हालांकि मैंने ये मैं भी इस पे मतलब एक तरह से गिल्टी हूं। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने नहीं बताया ये चीज। इसमें एक चीज है, याद रखिएगा, अगर कोई डिजाइन अंडर सेक्शन 13, नहीं हाँ, अंडर सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट एज अ आर्टिस्टिक वर्क आपने कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया है, और इट कैन रजिस्ट्रेबल अंडर डिजाइन एक्ट ऑल्सो। सेक्शन 15 है सर वो कॉपीराइट का। वो जो मैं बोल रहा हूं वो है 15 में। हाँ बट वही जो वही। कॉपीराइट में डिजाइन रजिस्टर होता है वो होता है सेक्शन 13 के अंदर में, आर्टिस्टिक वर्क। हम्म। अगर आपने उसको उसमें रजिस्टर करवा लिया कॉपीराइट एक्ट में, और ये डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट भी रजिस्ट्रेबल है, और उस केस में अगर आपने इसको 50 से ज्यादा कॉपी में अप्लाई कर दिया, तब उसका कॉपीराइट सीज टू हैव इफेक्ट हो जाता है। बट वो डिजाइन डिजाइन एक्ट में रजिस्टर नहीं होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि अगर कोई डिजाइन डिजाइन एक्ट में रजिस्टर हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ही कॉपीराइट एक्ट से बाहर आ जाएगा आपका। ये ये पॉइंट शायद नहीं समझ कनेक्ट हुआ होगा एकदम से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। किस किस को समझ क्योंकि में एक आया? एक्ट एक को ही प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, ये बिल्कुल मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे दिया मैम आपने। कोई भी चीज को एक ही एक्ट उसको प्रोटेक्शन देगा, आप दो जगह सेम जगह एक चीज की प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हो। अगर आपने कोई डिजाइन एज अ आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया है, बट वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता था, बट आपने रजिस्टर नहीं करवाया, और आपने उसको 50 से ज्यादा कॉपी पे उसको अप्लाई कर दिया, तब वो कॉपीराइट एक्ट से भी बाहर हो जाएगा। उसका कॉपीराइट जो है वो सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा, और वो डिजाइन में ओपन हो जाएगा। लेकिन वो डिजाइन में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो डिजाइन में रजिस्टर्ड हो गया तो कॉपीराइट एक्ट से तो अपने आप बाहर आ गया, क्योंकि डिजाइन की डेफिनेशन में ही ये चीज लिखी है दैट इट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 13 एज अ आर्टिस्टिक वर्क ऑफ कॉपीराइट एक्ट। ये डेफिनेशन में ही लिखा है। ये क्लियर हुआ सर? प्रदीप सर, साक्षी मैम, गंगा सर, महादेव सर, सभी लोग थोड़ा सा यस सर। टिपिकल है। तो ये है इंटरफेस बिटवीन डिजाइन एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन। एक डिजाइन को आप सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कॉपीराइट में एक्ट करवा सकते हो रजिस्टर्ड। ये सिंपल था बस। तो इंटर एक्सचेंज बिटवीन कॉपीराइट एंड डिजाइन प्रोटेक्शन, ये है सेक्शन 15 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। क्लियर सर? यस सर, ऐसा लग रहा है ये सारे एक्ट ही पढ़वा देंगे इसमें, डिजाइन के साथ साथ कॉपी भी और पेटेंट भी। अब सर बस। मैं तो बोल रहा हूँ अगली बार से ट्रेडमार्क की प्रिपरेशन भी कर लो। अरे लेकिन नहीं सर। उसके लिए सर अलग से एग्जामिनेशन है ट्रेडमार्क एंड जीआई के लिए। हाँ, लेकिन उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं आता उसमें। नहीं, ये एक ही सेक्शन है सर जो इंटर एक्सचेंज है। हालांकि इस पर ना हमारा एक ही बार डिस्कशन हुआ था, बस एक सेक्शन में पाँच हाँ दस वो मिनट का 50। डिस्कशन ही हुआ था हाँ बस। 50 कॉपीज के लिए। वो हम्म। शायद वो सर ने पूछा था, शायद दीपक सर किसने पूछा था। ज्योति मैम ने पूछा था, उन्होंने ही भेजा था हम्म, मुझे ये चीज। फिर मैंने उस टाइम पर इसकी रिसर्च करी थी बैठ के। शायद दो तीन चीजें आई हैं इस बार इसमें उससे रिलेटेड। हाँ, चलो, 50 सवा 11 कॉपी। हो गई है, तो शैल वी कंटिन्यू और स्टॉप नाउ बिकॉज पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। एंड क्वेश्चन 8 रह गया ना सर? एक रहेगा ना 8 सर, तो वो अच्छा, कंप्लीट हो एक रह गया। जाएंगे। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मुझे नींद आ रही लगता है आज पहली बार। चलो, एन इन्वेंटर इन जापान फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन एट जापान पेटेंट ऑफिस and the same was published on 6/6/2025. Thereafter, क्या कह रहे हैं, जापान का इन्वेंटर है विनोद सर। आ गए? हाँ जी। जय हिंद सर, विनोद सर। हेलो। चलो, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, कोई बात नहीं सर।
An inventor in Japan filed a patent application at Japan Patent Office. Okay. And the same was published on this date. ठीक है, 6 महीने, 6 दिन और 6 महीने बाद, नहीं 5 दिन और 5 महीने बाद पब्लिश हो गया. Thereafter, on 3/7/2025, in a techno fair in India, he displayed his invention and realized that his invention has huge market potential in India. In order to gain market advantage, he intend to file the same patent application in India. In this scenario, he approaches you for advice to understand the challenges and remedies. इसमें क्या चैलेंज है? डाल दो कन्वेंशन एप्लीकेशन, डालो डायरेक्ट, क्या है इसमें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर, इस क्वेश्चन में घुमा के क्या पूछना चाह रहा है? नहीं सर, एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं? अरे क्यों नहीं डालेगा? जापान पेटेंट ऑफिस में डल चुकी है. 12 हाँ महीने के तो अंदर अभी टाइम खत्म थोड़ी हुआ है. नहीं नहीं, इसका ये इधर का चल रहा है सर, इंडिया में. हाँ तो क्यों नहीं डाल सकता है? वो डाल सकता है, लेकिन वो दूसरा टेक्नोफेयर इन इंडिया है ना, वो उसका पूछ रहे सर. टेक्नो फेयर में उसने पब्लिश किया है, उसने वो डिस्प्ले मेरे को किया है लगता है अपनी ये लाइन इन्वेंशन सब को. कंफ्यूज करने के लिए डाला उसने। अरे उसने सिर्फ डिस्प्ले किया है अपनी इन्वेंशन को इंडिया में आके. हाँ 13 इस तो डेट को उसने डिस्प्ले किया है इस फेयर में. मेला है, एग्जीबिशन ने किया इन अ टेक्नो फेयर इन इंडिया. ही डिस्प्लेड हिज इन्वेंशन and realize that this invention has huge market potential in India. सारिका में मैं शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या समझाना, नहीं दोबारा नहीं बताओ. नहीं सर, नहीं नहीं, मैं हाँ तो नहीं उसको एडवाइस है ना। तो उसको सर बोलो भाई सारे 12 महीने के अंदर या तो आधे कन्वेंशन. आधे सर सारे क्वेश्चन में आधे आधे पार्ट समझ में आए, आधे आधे आंसर ऐसे इसमें लिखे कुछ एक भी दो नहीं को छोड़ है. के। इन ऑर्डर टू गेन मार्केट एडवांटेज ही इंटेंड्स टू फाइल द सेम पेटेंट एप्लीकेशन इन सर इंडिया. सीए पे लिखा है कि सर 12 मंथ में आप फाइल कर सकते हो वो वाला चीज, बट फेयर वाला भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने लिख दिया। नहीं तो उससे कोई पता नहीं। प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक बार फाइल हो चुकी है ना एप्लीकेशन. प्रायोरिटी डेट हम्म आपके पास है, 12 महीने के अंदर डालो, कोई नहीं रोक सकता आपको. क्योंकि हम्म। प्रायोरिटी डेट के बाद यूज या पब्लिकेशन आपको एंटिसिपेट नहीं करेगा कहीं से कहीं तक भी. तो उसमें 5 नंबर में 1.5 पेज क्या लिख देंगे ऐसा? कन्वेंशन एप्लीकेशन डालो. मैंने इसमें पीसीटी तो भी लिख मैंने दिया कि वो भी अप्लाई कर पीसीटी सकता है। मैंने भी हाँ लिखा था। बिल्कुल अगर बिल्कुल. उसको और टाइम चाहिए तो पीसीटी फाइल करके 30 मंथ ले ले, बिल्कुल ताकि सही वो बात है प्रॉपर सर. डिसीजन ले सके। पीसीटी डालो, कन्वेंशन डालो, जो डालना है डालो, बट डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे उसके सामने. अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड रेमेडीज. चैलेंज कुछ है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या चैलेंज आएगा, कोई है ही नहीं भैया. अगर एग्जीबिशन में उसने डिस्प्ले भी किया है मान लो, भाई प्रायोरिटी तो सिक्योर है ना उसकी. यस सर, वही तो। बस इसमें क्या एडवाइस यहाँ करोगे तक आप आते थे, सारे वैसे ही आंसर, पैरा आंसर्स लिख दिए थे सेक्शन ए में सर, पैराग्राफ में। 8 क्वेश्चन इसने मतलब 40 के मार्क्स का, तो सिर्फ 5 मार्क्स का पूछ पीछे, लिया इसने. यस सर, 8 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। सब पीछे से आए थे ना, तो यहाँ तक केवल 1 घंटा बचा था, बाकी 8 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा भी कम बता रहे। टाइम कैलकुलेशन नहीं किया, 135 रूल नहीं अपना. स्टिक टू द फंडामेंटल्स. सर अब वो किया था, अप्लाई भी किया था सर, पेजेस नहीं होते ना सर, अगर हमने 1.5 पेज लिखा है सर, तो मेरा 2 पेज जाएगा ना। 5 मार्क्स वाले में अगर मैंने 1.5 पेज लिखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, तो सर कैसे होगा बताइए आप कैलकुलेट 16 तो करके। इसको ही चले जाएंगे, 8 क्वेश्चन है सर, चले भाई जान दो. तो सर 16 ही रह गए नीचे. सर वो 1.5 पेज वाला अप्लाई नहीं होगा, इसमें 5 मार्क्स वाले में एक एक पेजेस भी लिखे हैं, जो उसमें थोड़ा सा कम वो था, कंटेंट था, क्योंकि आप 1.5 पेज लिख के आप फिर वो नहीं कर सकते। एक मिनट एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात, जो कहना चाह रहे हो आप. अ, पहले 10-15 मिनट तो इसमें यही 7 कैलकुलेट कर दिए रहे तो थे। सर नीचे रहे कितने? 9. नहीं क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा मैम. नहीं नहीं,
पेपर तो किया है वो अलग की बात है, हम आपको बता मान रहे लो, हैं। नहीं मैं समझ गया आपकी बात, चलो हम्म मान लो 16 पेज आपके 8 क्वेश्चन में हम्म चले गए, ठीक हम्म है। 16 16, रह गए। अब इसमें 3 पेज कितने हो गए, कहाँ 19। तीन? हाँ, 10 मार्क्स में तीन 3 तीन जाएंगे ना। 7 3 त्रिक 9 9 तो इसको 11 हाँ, तक ही गए। पार्ट बी का ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने पेज लिखोगे, 3 पेज। हाँ, तीन तीन तो बोले अपने 28 और 3 16 और 3 19, 19 को। हाँ, इसके 3 22, और 22 इसके इसके 3 तीन 25। 25 25। तो कैलकुलेशन में बड़ा आगे जा रहा है यार। वही तो बोल रहे मैं, इसको 7 दिए हमने, 7 8। 1 मिनट, इसमें कोई और नहीं है क्या बीच में? कुछ भी नहीं सर, ऑप्शन भी नहीं इस बार तो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को भी नहीं दिया, एक ही सब नहीं दिखना है। कैलकुलेशन में गड़बड़ कैसे हो सकती है, वही तो क्योंकि सोच रहे थे। क्वेश्चन बड़े हैं सर, मार्क वही रखे हैं। नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो मार्क्स के हिसाब से किया है ना। सर वो डेढ़ डेढ़ में हमने हाफ पेजेस बहुत छोड़े हाफ हैं ना इसमें। पेज में हमने चार 5 पेज क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन के नहीं। लिए लिखा था, इधर 8 क्वेश्चन हो गए सर 5 के। हम्म, हम्म। 135 रूल कोई क्वेश्चन के बेस पे थोड़ी है, मार्किंग के हिसाब से है। जब पेपर 100 मार्क्स का है तो कैलकुलेशन भी बैठनी चाहिए उसमें सारी। हाँ सर, लेकिन 8 4 जो हम 5 मार्क के बोल रहे थे ना, तो वो 4 थे पहले। सर तो अगर हम लोग आठ ने 10 8 मार्क्स पेजेस 3 पेज उसको में कर छोड़ रहे हैं, रहे थे सर हम। मैम, लेकिन अब 5 2 के हम लोग 4 पेज में। टेन क्वेश्चन के लिए सर हम एक 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 3 लगा रहे थे, लेकिन 5 5 के 2 नहीं से 10 पकड़ के तो 4 जा रहे पेजेस। ऐसा बोल रहे मैं, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जा रहे। कैसे हो स्टार्टिंग के सकती है 15 मिनट तो सर, अरे सर यही तो सारिका मैम वही तो बोल रही है ना सर। 10 मार्क्स में 3 है, अब 5 के 2 करेंगे तो 4 पे जाएगा। एक एक्स्ट्रा स्टार्टिंग के जाता है 15 मिनट सर। तो अरेंज करने में ही लगा कि क्वेश्चन पढ़े कि क्वेश्चन आता है नहीं आता है, नहीं तो पेजेस भी बीच में नहीं छोड़ सकते थे। सर 10 इसमें मार्क्स दो के पेज तो 4 क्वेश्चन थे। 10 मार्क्स के हम्म 4 हैं, एक पार्ट सी में है, 3 पार्ट बी में है। तो सही बात, 4 क्वेश्चन, 12 4 16 दिए तो 12। 28 तो यही हो गया। हाँ, 12 वही पेज बोल वो हो रहे मैं, गए और पेजेस का 28 वो कैसे हो हम गए। कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक एक पेज 5 मार्क के लिए फिर जा रहे इधर, मैंने 8 आप मार्क जा रहे। 15 मार्क्स का छोड़ा तब जाके मेरी 30 शीट भरी है। अगर मैं 15 मार्क्स अटेम्प्ट करना भी चाहता ना, मेरे पास शीट नहीं थी। पहली बात तो मेरा टाइम ही खत्म हो गया था। मुझे भी ना फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट तक आई थी उल्टा, तो पेज ही नहीं रहा। देखा तो पेज ही नहीं है, अभी 2 मिनट है, फिर वही भी कुछ मैंने नहीं कर पहले सकते। जो मेरे को नहीं आता तो मैंने पहले 15 मिनट पेपर पढ़ा था, फिर मैंने देखा कि ये नहीं आता है तो उसको एक पेज में लिखेंगे। ऐसे करके 2 3 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक 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 पेज में करा, तब जाके वो 30 31 32 में आया, जो नहीं आते थे मतलब वैसे। और वो जो स्ट्रेटेजी है ना कि पूरा पेज छोड़ दो हाफ ब्लैंक, वो काम वो नहीं करेगी कवर जिस हिसाब से। वो वो कवर हाफ करना वहीं से पड़ेगा यहाँ क्वेश्चन पे। स्टार्ट करना हाँ, पड़ेगा। 8 क्वेश्चन आए ना, हाँ इसलिए वही वो मुझे लग गड़बड़ रहा हो रहा था, है सर। क्योंकि किसी में क्या ऐसा था कि एक पेज और 3 4 लाइंस लिखना पड़ रहा था मतलब, तो वो हाँ, फिर एक पेज जबरदस्ती लिखा था जस्ट टू स्टार्ट क्वेश्चन ऑन अनदर पेज। तो ये मुझे लगा क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते थे, तो कुछ क्वेश्चन 2 पेज में जो मुझे कंटेंट पता था वो मैंने पूरे 2 लिख दिए, जो नहीं पता था वो एक में ही मैंने समेट दिया। 2 3 4 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट। सर ये पता क्यों एरर आया, अब मुझे समझ में आया एरर क्यों आया। क्यों सर? ये देखो, गलती तो हुई बट गलती कहाँ हुई ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है।
एक गलती पता कहाँ हुई? प्रदीप सर, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? वो हाफ शीट ब्लैंक नहीं छोड़नी। नहीं। नहीं नहीं, वो तो फिर हम एक ही पेज पर वन न्यू थ्री फाइव पेंटिंग स्टार्ट वन थ्री करते हैं। नहीं नहीं नहीं, 135 में गलती कहाँ हुई ये कौन बताएगा? 135। यहाँ 135 में गलती कहाँ हुई है? 30 पेजेस फॉर 100 मार्क्स है, हम्म। तो एक पेज पे कितने मार्क्स आते हैं? 3.33। थ्री नहीं, 3.33। वो 0.33 जो है ना, हम्म। वो आगे एक्यूमुलेट होता होता आपको 3-4 पेज का नुकसान कर गया। हम्म। हाँ, समझ तो पा रहे हैं पॉइंट प्रदीप थ्री सर? थ्री सब में जाके कहा तो एक दो होगा वो। वो इसीलिए तो 3 पेज इकट्ठे हो गए ना, हम्म। कम पड़ गए। प्रदीप सर, समझ पाए कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हुई है? हाँ सर, अब जो हो गया, इसमें 50 आ जाए बस। नहीं हाँ नहीं, सर, अरे यही दुआ कर रहे हैं कि सर आ नहीं जाओ। नहीं, ये मैं सर तो 50 से तो बहुत ऊपर आएंगे, ऐसा मत सोचो। नहीं सर, सर बस फर्स्ट 50 में आ तो जाए बहुत नहीं काफी है। गलतियां हो गई, सिली सर मिस्टेक। नहीं हुई है, आपको लग रहा है। मेरा अभी तक जो सर डिस्कशन हुआ अभी है, तक आपने जो डिस्कस करा है ना, 8 इतना मत क्वेश्चन, खाओ। एक मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। उन सातों में अगर मैं मार्क्स लगाऊं जो मैंने कंटेंट लिखा है, 22 से 23, 24, 25 मैक्स, किस इस रेंज में में बनते हैं अभी तक सेक्शन ए में। है? वो अभी तो 40 इसलिए का है, मिलेंगे 40 नंबर में। थोड़े से, मुझे लग रहा है ये लोग देंगे। सर अगर 600 बच्चे ने पेपर दिया तो कुछ लोग तो जाएंगे ना इंटरव्यू देने, तो ऐसा अरे मार्क जाएंगे करेंगे। जाएंगे, इतना मत दिमाग लगाओ। मार्क्स पेपर सब 2 में मिलेंगे, मार्क्स देख लेना। सब अरे पेपर वन में पंडित भी। जी ना कुछ अलग ही मूड में चल रहे हैं, उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट करा था, दिस टाइम फॉर हाँ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। हाँ हाँ हाँ, देखा हाँ, हमने। क्यों उनको एक्चुअल बेस पे लेना है तो पूरा एक्ट। इवोल्यूशन हो रहा है ना पेटेंट एक्ट का, काफी टाइम हो गया, तो पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं वो। मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन सर, सर बढ़ा मैं रहे आपको एक सच बात में बताऊं। है, लेकिन उनको काम भी चाहिए ना फिर। आप। हाँ, देखो एक बात बताऊं मैं आपको। एक मिनट।